हेलो फ्रेंड्स। ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। अविनाश कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि एक 26-27 साल का लड़का हर दिन मिलता है, जॉगिंग करने आता है और पास आकर यूँ देखने लगता है मानो मेरा ही इंतज़ार था उसे। कैसे हैं आप? कल आप आए नहीं, मैं इंतज़ार करता रहा। क्यों? सहसा मुँह से निकल गया और साथ ही अपने शब्दों की कठोरता पर स्वयं ही क्रोध आया मुझे। नहीं, कोई खास काम नहीं था। हाँ, रोज़ देखता हूँ ना आपको, आप अच्छे लगते हैं और सच कहूँ आपको देखकर दिन अच्छा बीत जाता है। वो भी अपने ही शब्दों पर ज़रा सा झेप गया था। पार्क से आने के बाद पत्नी से बात की तो कहने लगी, आप बैंक में ऊंचे पद पर काम करते हैं, कोई कर्ज वर्ज लेना होगा उसे, इसलिए जान पहचान बढ़ाना चाहता होगा। हो सकता है कोई वजह होगी। ऐसा भी होता है क्या कि किसी का चेहरा देखकर दिन अच्छा बीते? अजीब लगता है मुझे उसका व्यवहार। बेकार की चापलूसी। कैसा ज़माना आ गया है। यदि कोई प्यार से मिलता है और बार बार मिलना चाहता है तो पता नहीं क्यों हमारी छठी इंद्री हमें ये संकेत देने लगती है कि सामने वाले पर शक किया जाए। ये इंसान क्यों मिलता है और फिर इतने प्यार से मिलता है कि शक तो होगा ही। वैसे हमारे पास ऐसा ही है क्या जिस पर किसी की नज़र हो? एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास ऐसी कोई दौलत नहीं हो सकती जिसे कोई चुरा ले जाए। बस किसी तरह चादर में पैर समेटे अपना जीवन और उसकी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। अपनी पत्नी आशा की आवाज़ सुनकर मैं अपनी सोच के घेरे से बाहर आ गया। आपको देखकर कोई खुश होता है तो इसमें भला आपको क्या तकलीफ़ है? पत्नी बोली, आपकी सूरत देखकर उसका अच्छा दिन निकलता है तो इसका मतलब आपकी सूरत किसी की खुशी का कारण है। हद हो गई, तुम भी ऐसी ही सरफिरी बातें करने लगी हो। कई बातें हर तर्क वितर्क से परे होती है श्रीमान। बिना वजह आप उसे अच्छे लगते हैं, अगर बिना वजह बुरे लगने लगते तो आप क्या कर लेते? घटना को पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। बिना मतलब के प्यार से कैसा डर? अच्छी बात है, आप भी उससे दोस्ती कर लीजिए, घर बुलाइए उसे, हमारे बच्चे जैसा ही होगा। इतना भी छोटा नहीं लगता, हमारे बच्चों से तो उम्र में बड़ा ही है। चलो छोड़ो, किस बखेड़े में पड़ गई तुम भी। मैंने पत्नी को टालने की कोशिश की, लेकिन पत्नी की बातों की गहराई को पूरी तरह नकार कहाँ पाया। सच कहती है मेरी पत्नी आशा, मनोविज्ञान की प्राध्यापिका है ना, हर बात को मनोविज्ञान की कसौटी पर ही तोलना उसकी आदत है। कहीं ना कहीं कुछ तो सच होगा जिसे हम सिर्फ महसूस ही कर पाते हैं। सच में वो लड़का मुझे देखकर इतना खुश होता है कि उसकी आंखों में ठहरा पानी हिलने लगता है, मानो पलक पावड़े बिछाए वो बस मुझे ही देखना चाहता हो। ज़्यादा बात नहीं करता, बस हाल चाल पूछकर चुपचाप लौट जाता है। लेकिन उसका आना जाना भी धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं भी जैसे ही पार्क में पैर रखता हूँ, मेरी नज़रें भी उसे ढूंढने लगती हैं। दूर से ही हाथ हिलाकर हंस देना मेरी और उसकी दोनों की ही आदत बनती गई है। शब्दों के बिना हमारे हाव भाव बात करते हैं, आंखें बात करती हैं, जिनमें अनकहा सा स्नेह और अपनत्व महसूस होने लगा है। एक अनकहा संदेश जो सिर्फ इतना सा है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आशा अक्सर मुझे समझाती रहती है, चिंता करना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें हर काम ठीक ढंग से करना है तो ज़रा सी चिंता करना ज़रूरी है, इतनी जितनी हम सब्ज़ी में हींग डालते हैं। आप तो इतनी चिंता करते हो जितनी चाय में दूध, पत्ती और चीनी। तुम्हारे कहने का अर्थ मैं ये निकालूं कि मैं काम कम और चिंता ज़्यादा करती हूँ। शौक़ है मुझे चिंता करने का। जी हाँ, चिंता को ओढ़ लेना आपको अच्छा लगता है, जबकि सच ये है कि जिस काम में आपकी चिंता कर रहे हैं
वो चिंता लायक होता ही नहीं है। अब कोई प्यार से मिल रहा है तो उसकी भी चिंता। ज़रा सोचिए, इसकी कैसी चिंता। मेरी सैर अभी शुरू ही होती थी और उसकी समाप्त हो जाती। पार्क के बाहर खड़ी साइकिल उठाकर वो हाथ हिलाता हुआ चला जाता। जहाँ तक मुझे इंसान की पहचान है, इतना कह सकता हूँ कि वो अच्छे घर का लगता है। मेरे दोनों बेटे बेंगलुरु में पढ़ाई करते हैं। उनके बिना घर खाली खाली लगता है और अक्सर उसे देखकर उसकी याद आ जाती है। एक सुबह पार्क में सैर करना अभी शुरू ही किया था कि पता नहीं चला कैसे पैर में मोच आ गई। वो मुझे संभालने के लिए बिजली की गति से चला आया था। क्या हुआ सर, ज़रा संभल कर आइए, यहाँ बैठ जाइए। उस बच्चे ने मुझे बिठाकर मेरा पैर सीधा किया। थोड़ी देर दबाता रहा। आज सैर रहने दीजिए, चलिए आपको आपके घर छोड़ाऊँ। संयोग ऐसा बन जाएगा, किसने सोचा था। पैर में मोच का आना उसे हमारे घर तक ले आया। आशा हम दोनों को देखकर पहले तो घबरा गई, फिर सदा की तरह सहज भाव में बोली, हर पीड़ा के पीछे कोई खुशी होती है। मोच आई तो तुम भी हमारे घर पर आए, रोज़ तुम्हारी बातें करते हैं हम। मुझे बिठाते हुए आशा ने बात शुरू की तो वो भी हंस पड़ा। बातों से पता चला कि वो भी जम्मू का रहने वाला है। हमारे बीच बातों का सिलसिला चला तो दूर तक, हमारे घर तक, हमारे अपने परिवार तक। हमारा परिवार जिससे आज मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं आज दिल्ली में रह रहा हूँ। जम्मू में आपका घर किस मोहल्ले में है सर? मैं बात को टालना चाहता था। मेरी एक दुखती रग है मेरा घर, मेरा जम्मू वाला घर, जिस पर अनायास उसका हाथ जो पड़ गया था। बड़े भाई को लगता था मैं उनका हिस्सा खा जाऊंगा और मुझे लगता था घर में मेरी बात बात पर बेइज्जती होती है। जब भी मैं घर जाता था मेरी माँ को भी ऐसा ही लगता था कि शायद मैं अपना हिस्सा मांगने चला आया हूँ। हम जब भी घर जाते तो माँ आशा पर यूँ बरस पड़ती मानो सारा दोष उसका ही हो। मेहमान की तरह साल में हमारा 4 दिन जम्मू जाना भी उन्हें भारी लगता। भाई साहब से मिले सालों बीत चुके हैं। उनका बड़ा लड़का सुना है मुंबई में किसी कंपनी में काम करता है और लड़की की शादी हो गई। किसी ने बुलाया नहीं, हम गए नहीं। जम्मू में है कौन जिसका नाम लूँ अब। सर, जम्मू में आपका घर कहाँ है? आपके भाई बहन तो होंगे ना? क्या आप उनके पास भी नहीं जाते? नहीं जाते बेटा। ऐसा है ना, कभी कभी कुछ सह लेने की ताकत ही नहीं रहती। जब लगा घर जाकर ना घर वालों को सुख दे पाऊँगा ना अपने आप को, तब जाना ही छोड़ दिया। मैं भी खुश और घर वाले भी खुश। अब तो मुझे किसी की सूरत भी याद नहीं। भाई साहब के बच्चे सड़क पर ही मिल जाएं तो मैं पहचान भी नहीं सकता। उनके नाम तक नहीं मालूम। जम्मू का नाम भी मैं लेना नहीं चाहता, तकलीफ़ सी होती है। तुम जम्मू से हो, शायद इसलिए अपने से लगते हो। मिट्टी का रिश्ता है, इसलिए तुम्हें मैं अच्छा लगा और मुझे तुम। आपके बच्चे कहाँ हैं? वो बोला। 2 जुड़वा बेटे हैं, दोनों बेंगलुरु में MBA कर रहे हैं। इस साल वे पढ़ाई पूरी कर लेंगे। देखते हैं नौकरी कहाँ मिलती है। तुम कहाँ रहते हो बेटा? क्या काम करते हो? मैं भी MBA हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आया हूँ। राजौरी गार्डन में हमारी कंपनी का गेस्ट हाउस है। 3 महीने का प्रोजेक्ट है मेरा। मेरे बड़े भाई का बेटा भी वहीं है। अब क्या नाम है ये तो पता नहीं, पर बचपन में उसे वीनू कहा करते थे। आप उसकी कंपनी का पता और नाम बता दें। इतना सब पता किसे है? अपना ही बच्चा है, पर मैं उसे पहचान भी नहीं सकता। अफसोस होता है मुझे कि हम अपने बच्चों को क्या विरासत देकर जाएंगे। मेरे दोनों बेटे अपने उस भाई को नहीं पहचानते। बहन की सूरत कैसी है नहीं पता।
आज हम अपने पड़ोसी की परवाह नहीं करेंगे तो कल वो भी मेरे काम नहीं आएगा। इस हाथ से दे उस हाथ से ले की तर्ज पर बड़ा अच्छा निभाह कर लेते हैं, क्योंकि हमारी हार्दिक इच्छा होती है उससे निभाने की। दोस्त के साथ भी हमारा साथ लंबा चलता है, एक भाई के साथ ही झगड़ा। भाई प्यार भी करे तो दुश्मन लगे, भाई की हमदर्दी भी शक के घेरे में, भाई का ईमान भी धोखा, सिर्फ इसलिए कि वो ज़मीन जायदाद में हिस्सेदार होता है। आप फिर से वही सब लेकर बैठ गए। आशा बोली, भाई की बेटी की शादी में ना जाने का फैसला तो आपका ही था ना। भाई ने बुलाया नहीं, मैंने फ़ोन पर बात करनी चाहिए तो भी जली कटी सुना दी। क्या करने जाता वहाँ। चलो अब छोड़ो इस किस्से को। यही तो समस्या है आप लोगों की कि किसी भी समस्या को सुलझा लेना तो आप चाहते ही नहीं हैं। हाथ पकड़कर भाई से पूछते तो सही कि क्यों नाराज़ है, क्या बिगाड़ा है आपने उनका। अपना अपना खाना पीना, दूर दूर रहना, ना कुछ लेना ना कुछ देना, फिर भी नाराज़गी। इतना कहकर वो लड़का बारी बारी से हम दोनों का चेहरा पड़ रहा था। अब टेंशन लेकर मत बैठ जाना। आशा बोली, कोई तमाशा ना हो इसलिए तो जम्मू को छोड़ दिया। मेरी इच्छा तमाशा करने की कभी नहीं रही। आशा ने किसी तरह बात को टालने का प्रयास किया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा। वो लड़का एकटक हमें निहार रहा था, आंखों में झिलमिल करता पानी जैसे लबालब कटोरों से छलकने ही वाला हो। चाची, मेरा नाम आज वीनू ही है। मैं अजय विजय का बड़ा भाई हूँ। मैं आपका अपना ही हूँ। आपके घर का झगड़ा सिर्फ आपके घर का झगड़ा नहीं है, मेरे घर का भी है। ऐसा लगा मानो पवन का ठंडा झोंका हमारे घर में चला आया और हर कोने में समा गया। आप हार गए चाचू। इतने दिन से मुझे देख रहे हैं पर अपना खून आपसे पहचाना नहीं गया। सच कहा आपने अभी अभी। ये कैसी विरासत देकर जा रहे हैं आप अजय विजय को और मुझे। मेरी तो यही कामना है कि पापा और आप लाख वर्ष जिए, लेकिन जिस दिन आपकी अर्थी उठानी पड़ी, अजय विजय तो दो भाई हैं, किसी तरह उठाकर शमशान तक ले ही जाएंगे। पर ऐसी स्थिति में मैं अकेला क्या करूँगा चाचू। कैसे मैं अकेला पापा की अर्थी को खींच पाऊँगा, क्या करूँगा। ये कैसे बीज बो दिए हैं हमारे बुज़ुर्गों ने, जिसकी फसल हमें काटनी पड़ेगी। फपक फकक पर रोने लगा वो लड़का। आशा और मैं यूं ही खड़े थे, मानो पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं रही। विश्वास नहीं हो रहा था हमें कि 6 फुट का ये लंबा चौड़ा प्यारा सा नौजवान मेरा ही खून है, जिसे मैं पहचान ही नहीं पाया। बचपन ये में घोड़ा बनाकर मेरी सवारी किया करता था। आज वास्तव में ये दावा कर सकता है कि मेरा खून भी उसके पिता के खून की तरह सफ़ेद हो चुका है। अगर मेरा खून लाल होता तो मैं अपने बच्चे को पहचान नहीं जाता। आशा ने हाथ बढ़ाया तो वीनू उसकी गोद में समाकर यूँ रोने लगा मानो अभी भी 4-5 साल का ही हो। हमारे बच्चे तो शादी के 5 साल बाद जन्मे थे। तब तक वीनू ही तो आशा का खिलौना था। चाची, आपने भी नहीं पहचाना, क्या कहती आशा। वीनू का माथा बार बार चूमते हुए उसके आंसू पोंछती रही। क्या उत्तर है आशा के पास और क्या उत्तर है मेरे पास। जम्मू में 4 कमरों का एक छोटा सा हमारा घर है, जिस पर मैंने अपना अधिकार छोड़ दिया था और भाई ने उसे कसकर पकड़ लिया था। सोचा जाए तो उसके बाद क्या हुआ। क्या मैं सुखी हो पाया या भाई साहब खुश रहे। हाथ तो कुछ नहीं आया। हाँ, बच्चे ज़रूर दूर दूर हो गए जो आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं। सच ही तो पूछ रहे हैं। मकान में कुछ हज़ार का हिस्सा छोड़कर क्या क्या छोड़ दिया। लाखों करोड़ों से भी महंगा हमारा रिश्ता, हमारा पारिवारिक स्नेह। पास जाकर मैंने उसे थपथपाया। देर तक हमारे गिले शिकवों और शिकायतों का दौर चला। ऐसा लगा सारा संताप चला गया। आशा ने वीनू की पसंद का नाश्ता बनाया। हमारे घर पर ही नहाया धोया वीनू और मेरा कुर्ता पजामा पहना। चाचू देखो, मैं बड़ा हो गया हूँ और आप छोटे। कुर्ता पजामा पहन वीनू हंसने लगा। बच्चे समझदार हो जाएं तो माँ बाप को छोटा बनकर भी खुशी होती है।
मेरा तो ये सोचना है कि बेटा अगर कपूत है तो क्यों उसके लिए बचा बचा कर रखना और घर जायदाद को भी किसी के साथ ना बांटना। अगर भाई साहब से मैंने कुछ नहीं मांगा तो क्या आज सड़क पर बैठा हूँ? अपना घर है ना मेरा। अजय विजय भी अपना अपना घर बना ही लेंगे जितनी उनकी सामर्थ्य होगी। मैंने उन्हें भी समझा दिया है, पीछे मुड़कर मत देखना कि पिता के पास क्या है। पिता की 2 कौड़ियों के लिए अपना रिश्ता कभी कड़वा मत करना। रुपयों का क्या है, आज इस हाथ कल उस हाथ। जो चीज़ एक जगह कभी टिकती ही नहीं उसके लिए अपने रिश्तों की बलि दे देना कोरी मूर्खता है। अपनों को छोड़कर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, ऐसा तो कभी नहीं होता। उनकी बुराई ही करने के बहाने हम उनका नाम तो दिन रात जपते हैं। कहाँ भूला जाता है अपना भाई, अपनी बहन और अपना रूठा रिश्ता। रिश्ते को खोना भी कोई नहीं चाहता और रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत भी कोई नहीं करता। मेरे पास आकर बैठ गया था वीनू। अपलक मुझे निहारने लगा। आशा का हाथ भी कसकर पकड़ रखा था वीनू ने। चाची, अगले महीने मेरी शादी है, आप दोनों के बिना तो होगी नहीं। अजय व विजय से भी बात कर चुका हूँ मैं, अगले महीने उनके फाइनल हो जाएंगे। ये मैं जानता हूँ, शादी उसके बाद ही होगी, अपने भाइयों के बिना। क्या मैं अधूरा दूल्हा नहीं लगूंगा? एक और सत्य पर से पर्दा उठाया वीनू ने। खुशी के मारे हम दोनों की आंखों से आंसू निकल आए। वीनू की आंखें भी भीगी थी। भाई साहब द्वारा की गई सारी बेरुखी कहीं खो सी गई। वीनू को कसकर गले से लगा लिया मैंने, रिश्तों के बचाने के लिए। और कितनी मेहनत करेगा ये बच्चा, ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। बच्चों के साथ हमें भी तो दूसरा कदम उठाना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।